हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे जैसा कि नीट का पेपर जो फिजिक्स का एनालिसिस कर रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम हम पहले कर चुके थे, कुछ इसमें करेंगे और कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए, एक जो प्रॉब्लम है वो आपका हाफ लाइफ पर बेस्ड प्रॉब्लम है। तो एक एक करके हम इसको डिटेल इसका हम करते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी प्रॉब्लम है। वैसे भी हम तीन टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, इजी, मॉडरेट और टफ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी कैटेगरी का रहेगा, क्योंकि देखिए ये आपको बस फॉर्मूला पुटिंग है। इसमें फॉर्मूला अगर आपको याद होता है तो इसमें बस पूछ रहा है कि हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसका हाफ लाइफ आपको कितना दे दिया हुआ है, यानी T 1/2 दैट इज 100 आवर। तो टी हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि आफ्टर 150 आवर, इतने घंटे के बाद उसका कितना सब्सटेंस बचेगा, रिमेन्स आफ्टर वुड बी, कितना बचेगा। तो आपसे इसका टी हाफ लाइफ आपको दे दिया हुआ है। टी हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव substance nuclide that is 100 hour, the fraction of original activity that will remains after 150 hour would be। तो अब ध्यान से देखिए, टी हाफ लाइफ का मतलब भी हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और अगर उसका हाफ लाइफ दिया हुआ है तो इससे हम क्या समझे, इसका मतलब ये है कि ये 100 आवर के बाद ये सब्सटेंस अगर ए नोट है तो क्या हो जाएगा, A0/2। और यही आपसे पूछ रहा है कि 100 आवर के बाद तो ये हाफ हो जाएगा, लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 150 आवर के बाद क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, 150 आवर तक पहुंचा, फिर अगले 100 आवर तक, यानी अगले 100 आवर तक में ये हो जाएगा A0/2 दैट इज A0/4 हो जाएगा। तो यानी 200 आवर में ये क्या हो जाएगा, A0/4। आपसे पूछ रहा है कि 150 आवर में क्या हो जाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम। तो अगर आपको फॉर्मूला पता हो, ये एकदम फुल्ली फॉर्मूला बेस्ड, एक तो ये बेसिक कंसेप्ट से भी आप इस लॉजिक को समझ सकते हैं और बाकी तो फॉर्मूला आपके लिए है ही। तो ये आपका है A0, 2 के पावर आपको टाइम पता हो और T हाफ लाइफ आपको पता हो, तो आपको इसमें हर चीज पता है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। A0 मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इनिशियली में जो होता है उसको A0 कहते हैं। ये आपका है कि हर टाइम में ये चेंज करते रहता है, क्योंकि ये डीके हो रहा है, रेडियो एक्टिव डीके। तो ये इसका हमेशा सब्सटेंस जो है हमेशा डीके कर रहा है, और इसका रेडियो एक्टिव डीके का हाफ लाइफ आपको दे दिया, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2, तो यहाँ पे T टाइम कितना है, 150। आपको कितना देर के बाद चाहिए, 150। एस टी इसका हाफ लाइफ क्या है, तो हाफ लाइफ आपको 100 दिया हुआ है, बस ये आपका आ गया। समझिए यही आंसर है आपका। तो क्या हो गया, इसको बस कैंसिल कर दीजिए। तो ये 2, ये 3 से आएगा, ये 2 से आएगा, तो सिंपल सा बात है, 2 का पावर 3/2। तो इसको अगर थोड़ा सा इजी करने का कोशिश करें, सिंपल सा बात है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक भी घुसाया है। ये वाला आंसर डायरेक्ट आपको नहीं दे दिया है, इसमें थोड़ा सा आप इसको कोरिलेट करें तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैथ का एप्लीकेशन इसमें करना है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √2 का पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, A0 पावर 3 है तो 2√2, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मतलब ये आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, तो आपको यहां तक थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन कराने का शायद कोशिश किया गया है। ये मॉडरेट लेवल है। आइए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे हीट का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ए कप ऑफ कॉफी कूल फ्रॉम 90 to 80 डिग्री सेल्सियस इन टी टाइम व्हेन द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। द टाइम टेकन सिमिलर कप ऑफ कॉफी टू कूल 80 to 60 degree Celsius at room temperature, at the same room temperature, that is 20 degree Celsius। तो इसमें कितना टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन हीट का एक बेसिक सा क्वेश्चन है,
थोड़ा सा इसमें ये भी आप कह सकते हैं ये फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, पर इसको मैं इजी में नहीं ले रहा हूं, इसको थोड़ा सा मॉडरेट में हम ले रहे हैं। सो टुवार्ड्स मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। तो इसमें बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। आपको क्या क्या दे दिया हुआ है, बस हीट का जो लॉस है, यानी कि पहले कितना है 90 डिग्री से 80 डिग्री में जाने में, 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस में इसको टी टाइम लगता है, और जबकि रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। एग्जैक्टली रूम टेम्परेचर अब भी वही है, और अब कहां से जा रहा है 60 टू 80 टू 60 डिग्री सेल्सियस, सिमिलर है। अब बताइए आप टाइम तो ले लेते हैं, बस इसका ये भी क्वेश्चन बस फॉर्मूला पे है, बेस्ट फॉर्मूला पुटिंग है। तो 90 डिग्री सेल्सियस, अब 1 मिनट अगर क्वेश्चन दे रहा है आपको बनाने के लिए तो ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा ना। 80 डिग्री सेल्सियस, पहला वाले में आपको टाइम टी दिया हुआ है, तो आप ऐसा रखिए फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप ऐसा समझिए फाइनल माइनस इनिशियल के समथिंग कांस्टेंट है, और यहां पे हम एवरेज लेते हैं, इस दोनों टेम्परेचर का एवरेज लेते हैं। सो इसमें हम पहले लिख लेते हैं इनिशियल प्लस थीटा फाइनल डिवाइडेड बाय 2 माइनस थीटा नोट, ये आपका समझिए कि रूम टेम्परेचर है। तो ये हम लेते हैं, यही फॉर्मूला आप 2 बार लगाइए, वहां से आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये आप लिख लेते हैं थीटा फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी T1 माइनस T2। सिंपल सा बात है, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं T1 टेम्परेचर इनिशियली माइनस T फाइनल, और इसमें T टाइम लग रहा है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं T1, इसको भी ले लीजिए T इनिशियल, और इसको भी ले लीजिए T फाइनल, और ये आपका हो जाएगा T नोट। T नोट मतलब रूम टेम्परेचर, जो कि हम ले लेते हैं। ये आपका हो जाता है, इसको आप एवरेज भी समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों का डिवाइडेड बाय 2 है तो एवरेज ले लिए। बस ये फॉर्मूला आपको लगाना था। आपको क्या दिया हुआ है 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस में जाने में टी टाइम लग रहा है, तो इसको बस इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। आप कुछ रहा नहीं इस क्वेश्चन में तो, और आपको बताना है कि सेम टाइम 80 से 60 डिग्री जाने में कितना टाइम लगेगा। तो इसमें हम ले लेते हैं कि टाइम टी लग रहा है, लेट्स द टाइम दैट इज टी। तो इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे टी फाइनल, तो फाइनल 90 से जा रहा है 80, तो इसमें टी टाइम लग रहा है, और बीच में हम क्या लेते हैं एवरेज लेते हैं, तो 90 और 80, तो इसमें लेंगे 90 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, तो ये एवरेज लेते हैं। और रूम टेम्परेचर दोनों के केस में आपको 20 ही दे दिया हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और आपको क्या चाहिए 80 से 60 में जाने में, तो 80 माइनस 60, तो इसमें जो टाइम लगेगा इसको टी ले लेते हैं, तो इसको हम ले लेते हैं टी डैश, और आपसे टी डैश का ही वैल्यू पूछा है, तो फिर हम यही यूज करेंगे के, और बीच में एवरेज यूज करते हैं, तो इस दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा 80 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, और इस बार भी रूम टेम्परेचर वही है, कौन कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या चाहिए टी डैश का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। अब इसको आप समझ लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन सेकंड। आपको टी डैश का वैल्यू है तो दोनों का क्या कर लेंगे हम डिवाइड कर लेंगे, तो जैसे डिवाइड करेंगे तो के से के कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली ऊपर हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका हो जाएगा 20, और सिंपल सा बात है कि ये टी डैश ऊपर चला जाएगा और वो टी नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इस दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, तो इस दोनों का एवरेज आपका हो जाएगा सिंपली 170 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज ये आपका 65 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा तो 85, ये आपका आ जाएगा 85 माइनस 20
तो क्या हो जाएगा 65 आ जाएगा। तो इसमें आपका आ जाएगा फर्स्ट वाले में 65 और k से k कैंसिल हुआ, और इसका अगर एवरेज लेते हैं तो कितना हो जाएगा 70। हाँ, इस 70 माइनस 20, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 70 माइनस 20। अब आपको आ गया, सिंपल सा बात है, आपको टी डैश का वैल्यू पूछा है, तो बस अब वैल्यू आपका सिंपल है, टी डैश का 0 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देना है लास्ट में। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाय, ये आपका आ जाएगा 50। तो होपफुली यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ये 25, और तो इसको अगर थोड़ा सा ब्रेक करें तो ये आपका आ जाएगा 13, और ये आपका आ जाएगा सिंपली 5। तो 13 डिवाइडेड बाई 5 टी डेज का वैल्यू आएगा। तो ये समझिए कि 60 मतलब 80 से 60 डिग्री सेल्सियस जाने में पहले जितना टाइम लगता था उससे कितना उससे समझिए कि 2 गुना से भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इस दोनों का ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। सो होपफुली दिस इज द मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। बीटा अगर प्लस लिखा हो तो आप समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन में, और इसमें ए और जेड, ए का मतलब है एटॉमिक मास, और यहां जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 0 होगा, ये एटॉमिक मास 0 होगा। अब बीटा माइनस हो तो इसमें हम क्या देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें प्लस में उस पे चार्ज है, और इसमें क्या है नेगेटिव। और यही अगर अल्फा रहे तो अल्फा का मतलब हमेशा हम बताते हैं, अल्फा पार्टिकल अगर रहे इसका मतलब सिंपल सा बात है, हीलियम का न्यूक्लियस समझिए, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो इसमें क्या हो जाएगा, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका मास नंबर क्या होता है 4। तो अल्फा में आप ऐसे ही समझ लीजिएगा 2 इलेक्ट्रॉन और इसका मास नंबर 4। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, बस इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन इसमें चाहिए था। ये क्वेश्चन पूरा इंफॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन है। तो बीटा प्लस में क्या होगा, यहाँ +1 होगा, और बीटा माइनस में यहाँ पे -1 होगा, और दोनों में एक चीज कॉमन है, मास नंबर 0 होना चाहिए, यानी कि एटॉमिक मास क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अल्फा पार्टिकल रहे तो अल्फा पार्टिकल का मतलब हमेशा समझिएगा कि हीलियम का न्यूक्लियस है, इसमें 2 इसका एटॉमिक नंबर रहेगा, और इसका मास क्या होगा, इसका मास सिंपल सा बात है 4 होगा। तो इसमें हर चीज पूछा है कि बीटा प्लस अगर है तो बीटा प्लस है, तो इसमें सिंपल सा बात है कि इसमें मास नंबर तो 0 होगा, लेकिन +1 इसका एटॉमिक नंबर रहेगा। और बीटा माइनस रहे तो इसका मास नंबर 0 होगा, और यहाँ पे -1 होगा। और अल्फा रहे तो अल्फा का मतलब सिंपल सा बात है हीलियम पार्टिकल है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। बस ये क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव वे, और उसका डिस्टेंस से, यानी कि सेंटर से बीच का डिस्टेंस से क्या रिलेशन हो सकता है। तो ये रिलेशन हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बताए थे, और एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है वही मैग्नेटिक फील्ड में भी हो जाता है। तो ये हम ग्राफ पहले बताए थे। मतलब क्या कि यहां से आपको क्या पता चला कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड जब उसके सेंटर से डिस्टेंस क्या हो 0 हो, यानी कि सेंटर पे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है 0 होता है। और मैक्सिमम उसके बाद फिर बढ़ता है बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम इस पॉइंट पे आता है, और इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होता है μ0/2 J × R। इस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, और उसके बाद ये हाइपरबोलिक ग्राफ घटते जाता है, और क्या हो जाता है लास्ट में 0 हो जाता है। तो ये आपका है, सिंपल सा बात है। ये क्वेश्चन आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बताए थे
वही आपको मैग्नेटिक फील्ड। आप ऐसे ही समझिए कि दो चार्ज रहता, अगर यही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्वेश्चन पूछता तो भी ग्राफ वही आता है। तो ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा तो आपको सिमिलरिटी मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम बताते हैं, तो और ये मैग्नेटिक फील्ड में आपसे पूछा है मैक्सिमम किस पॉइंट पे होता है। ये पॉइंट कौन सा है? सी मतलब सरफेस ऑफ दिस सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन, सरफेस ऑफ सिलिंड्रिकल, ये सिलिंड्रिकल शेप है, सिलिंड्रिकल सरफेस शेप। तो इसके सिंपल सा बात है, सी पॉइंट पे मतलब इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम क्या होगा? म्यू नॉट बाई 2। जे क्या है? जे आपको हम जैसा कि बताए हैं जे होता है, तो जे का वैल्यू पर रख देंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा करंट डिवाइडेड बाय एरिया। तो वहाँ पे वैल्यू अगर रखें तो म्यू नॉट बाई 2, जे क्या है? करंट जो इसमें पास कर रहा है पर यूनिट एरिया इंटू आर। तो ये क्या है? इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज कर रहा है तो इसका टेन थीटा का वैल्यू भी आपको आ जाएगा। तो आर के रेट से इंक्रीज कर रहा है और इस पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो जाता है। किस पॉइंट पे आके? इस पॉइंट पे आके मैक्सिमम। जब आर का वैल्यू क्या हो जाता है? कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा? इसका अगर आप एरिया निकाल लें, क्योंकि ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, तो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का अगर आप इसके कर्व सरफेस का एरिया निकालें तो क्या होता है? 2 पाई, सिंपल सा बात है, सर्कल है तो क्या होता है? सर्कल का सिंपल सा बात 2 पाई आर स्क्वायर। इसको अगर आप स्लाइस कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? सिंपल सा सर्कल आ जाएगा। तो एरिया यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए म्यू नॉट बाय, इसमें वैल्यू रखें तो एक एक करके आपका वैल्यू आपका आ जाएगा और मैक्सिमम सरफेस पे आएगा। उसके बाद ये ग्रेजुअली घटते जाता है। तो इसका हम अगर इस यहाँ से निकालें तो आपका क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई, जो कांस्टेंट होता है। और सिंपल सा बात है कि डिस्टेंस यहाँ पे करंट इंटू एरिया, एरिया क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। और जब डिस्टेंस सेंटर से ज्यादा है तो वहां पे आर लेंगे, तो आपका ये क्या आ जाएगा? सिंपल सा बात है कि ये आउटसाइड ऑफ द सेंटर, सेंटर से ये सरफेस से आउटसाइड वाले पॉइंट पे आपको यहां से निकल जाएगा। और ये आपका आ जाएगा समथिंग, ये कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा करंट डिवाइडेड बाय पाई आर, और ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, जो कि एक हाइपरबोलिक ग्राफ है। मतलब नीचे आर आ गया तो नीचे यहाँ पे आपका क्या है? ऊपर आर था तो ये क्या हो? इंक्रीज कर रहा था। तो ये सडनली सेंटर पे 0 था, यानी कि इस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। और धीरे धीरे ये इंक्रीज कर रहा है जब अगर हम सरफेस की तरफ जा रहे हैं। और मैक्सिमम कब हो जाता है? मैक्सिमम सरफेस पे हो जाता है। और मैक्सिमम कितना होता है? तो ये होता है। उसके बाद ये डिक्रीज करता है, और किस रेट से डिक्रीज करता है? तो ध्यान से देखिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाय पाई आर। आपको क्या देखना है? आपको बस डिक्रीज कर रहा है, तो 1 बाय आर। तो ये जो ग्राफ है ये आपको हाइपरबोलिक ग्राफ है। हाइपरबोलिक ग्राफ मतलब ये डिक्रीज कर रहा है। बस आपको ये ग्राफ जानना था। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इलेक्ट्रोस्टैट में अगर ये वीडियो देखे होंगे तो ये ग्राफ आप डायरेक्टली हिट कर जाता आपके। और बाकी अगर आप कंसेप्चुअली देखें तो ये, क्योंकि ये पूरा जो करंट है पूरा सरफेस पे पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे करंट डिवाइडेड बाय एरिया करना पड़ता है। बाकी यहाँ से इंक्रीज कर रहा है और उसके बाद क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इसके लिए हम पूरा जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं तो गॉस लॉ लगाते हैं, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं? एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगाते हैं। तो इसको एम्पियर सर्किटल लॉ से भी आप बना सकते थे। बाकी ये ग्राफ प्रॉब्लम है,
आपसे कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका गैप डी है और इसका एरिया जो है वो कैपिटल ए है, और कह दिया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बीच में, हैज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एग्जैक्टली एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर है और ये यूनिफॉर्म है, इतना आपको कह दिया है। अ स्पेस बिटवीन द प्लेट दैट इज डी एंड एरिया इज कैपिटल ए। आपसे पूछ रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, बस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसमें एनर्जी कितना स्टोर होता है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि कैपेसिटर के बीच में एनर्जी कितना स्टोर होता है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई क्या है यहाँ पे, ई आपको दिया हुआ है कि ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट है, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि इसके बीच में क्या होगा, तो ये हम तब निकाले थे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला हम निकाले थे पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। तो ये जो है था एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो है पर यूनिट वॉल्यूम के लिए है। और आपसे पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई है और जिसके बीच का गैप भी डी है और एरिया ए है, तो आप इसको बताइए कि एनर्जी इसमें कितना स्टोर्ड हो सकता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी जो स्टोर्ड होता है उसको क्या लिखते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये जो होता है ये कब लिखते हैं, पर यूनिट। फिजिक्स में हर चीज हम यूनिट के लिए ही डिफाइन करते हैं, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन था। और आपसे इसका वॉल्यूम तो पता है, एरिया ए दे दिया हुआ है और इसका सिंपल सा बात है बीच का गैप भी दे दिया हुआ है, तो बस इसके किस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम से। तो ये जब हम इसके थ्योरी पार्ट पढ़ा रहे थे तो बहुत सारा थ्योरी पार्ट से डायरेक्ट पूछ लिया गया है आपसे क्वेश्चन, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन होता है। तो आपसे इसका वॉल्यूम निकाले तो इसका वॉल्यूम आपका आ जाएगा एरिया ए और डी, तो ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी, टोटल एनर्जी जो कि इस कैपेसिटर में, इस पर्टिकुलर कैपेसिटर जिसका एरिया ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और बीच का गैप डी है, तो इसमें कितना एनर्जी स्टोर हो सकता है, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम में होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके वॉल्यूम से, तो टोटल आपको एनर्जी निकल जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू डी। सो दिस इज योर आंसर। सो दिस इज डिफाइंड ओनली पर यूनिट वॉल्यूम। तो होपफुली ये फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंसेप्चुअली था, तो आप हमेशा कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, बीच का गैप डी था, एरिया ए था, और इसका क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू डी। बस दिस इज योर आंसर। आइए अब देखते हैं एक क्वेश्चन जो कि आपको बेसिक सा क्वेश्चन है। आइडियल गैस इक्वेशन से आपसे क्वेश्चन ही पूछा है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसमें आपसे पूछा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। रूट मीन स्क्वायर, ये आपको कुछ मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, तो बस इसका वैल्यू आपको याद रखना था। अगर रूट मीन यानी आरएमएस स्पीड आपसे पूछा है, वी आरएमएस, ये आइडियल गैस इक्वेशन का बेस्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सारे में मैच द फॉलोइंग, तो इसके लिए हम हमेशा यूज करते हैं 3RT/m। तो ये आपका आरएमएस वेलोसिटी हो जाएगा। आर क्या है यहाँ पे, आर कांस्टेंट है, 3T क्या है यहाँ पे टेम्परेचर है, m क्या है यहाँ पे उसका मास है।
अब ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट वाला है। अब सेकेंड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस। थर्ड में आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी बताइए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। और लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है कि इंटरनल एनर्जी बताइए, डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी। internal energy of 1 mole of a diatomic gas. You know that 1 mole diatomic gas इसका क्या हो जाता है 5/2, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ, जैसे कि हम बताते हैं कि ट्रांसनेस दो टाइप का है, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, तो दो टाइप का है। तो अगर मोनोएटॉमिक ये होता, मोनोएटॉमिक के लिए हम बताते थे तो उसमें दो चीज बताते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। तो इसमें आ जाता है 3, तो 3 आ जाता है तो क्या हो जाता है, बाकी हाफ से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/2 RT हो जाता है। और अगर डायटोमिक है तो टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाता है 3 इसका, और बाकी रोटेशनल का भी आ जाता है तो टोटल 5 हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, जब 3 होता है तो 3/2 RT, जब 5 आ जाएगा तो 5/2 RT आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा क्या, ये लास्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा 5/2 RT। तो उसमें हम बताते हैं ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, बस आप याद रखें, इसके लिए 3 है और इसके लिए क्या हो जाता है 5 हो जाता है। 3 तो ये और बाकी 2 रोटेशनल वाला ऐड हो जाता है, तो 3 2 5, तो 5/2 RT बाय आइडियल गैस। तो इसका क्या होता है 1/3 n क्या है नंबर ऑफ मोल, mv स्क्वायर। तो ये आपका आ जाता है प्रेशर जो कि एक्सर्ट करता है, वो अपने किसी भी वॉल ऐसा हो, वो अपने कंटेनर पे अगर प्रेशर निकालना हो तो 1/3 n क्या है नंबर ऑफ मोल, m उसका मास है और v उसका क्या है वेलोसिटी है। तो इतना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यानी कोई भी आइडियल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है तो 1/3, और अगर यूनिट मोल के लिए हो जाता है तो ये क्या हो जाता है 1/3, एन का वैल्यू 1 हो जाता है, mv स्क्वायर हो जाता है। और इसका v क्या है, v आपका उसका एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं, उसका एवरेज ही समझ लीजिए। तो 1/3 n mv स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस। अब लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान से देखिए, रोटेशनल ट्रांसलेशनल ऐड करते हैं तो यहां से आपका आ जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाता है काइनेटिक एनर्जी, तो 3/2 kb इंटू टी। तो जब भी आपसे पूछे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो हम अभी बताए थे आपको रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, तो जब एवरेज की बात हो तो उसमें क्या रोटेशनल को हम क्या नेग्लेक्ट कर देते हैं, एवरेज की बात हो तो टोटल देखिए यहाँ पे हम बताए थे मोनोटोमिक के लिए 3 होता है, तो यहाँ से 3/2 आ जाता है, और 2 तो हर में, और बार यहाँ पे क्या हो जाता है RT इसके केस में। तो जब आपसे पूछे कि एवरेज बताइए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो 3/2 kb क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करें तो इसमें क्या हो जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल दैट इज 3/2 kb and T, where kb is the Boltzmann constant and T is the temperature. So hopefully this is the good problem and conceptual. This problem which is tended towards moderate viscous force पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो ऐसा प्रॉब्लम हम पहले भी बहुत सारा बनाए थे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको हम इजी तो नहीं कहेंगे, ये मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। द वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m, डेंसिटी d, when drop in a container filled with glycerin becomes constant after some time। तो क्या किए हम कि एक कंटेनर है जिसका एक बॉल है जिसका मास आपको m दे दिया हुआ है और इसका डेंसिटी आपको d दे दिया हुआ है। When drop in a container filled with glycerin, मतलब इसको में हम ड्रॉप किए और ये जो
इसको हम किस में ड्रॉप कर दिए, ग्लिसरीन में। अब ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है, विस्कस फोर्स, ग्लिसरीन। अब कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। पहले तो इसका स्पीड बढ़ेगा, जब आप ये नीचे आएगा तो कुछ देर तक तो इसका स्पीड बढ़ेगा, और उसके बाद क्या हो जाता है, आफ्टर सम टाइम इट्स बिकम्स कांस्टेंट। मतलब कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी पहले कुछ ना कुछ इसके पास वेलोसिटी होगा और लास्ट में इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाता है। आप ऐसा समझिए कि जब वाटरफॉल होता है तो पहले उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी ज़्यादा होता है, बट जब तक वो अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है तब उसका वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। एग्जैक्टली वही समझिए। अब एयर का कुछ डेंसिटी होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे रेनिंग हो रहा है तो यहाँ पे एयर का कुछ ना कुछ डेंसिटी होगा, और यहाँ पे ग्लिसरीन आपको यूज किया गया है, और जिसका डेंसिटी आपको d/2 है। मतलब इसका डेंसिटी कुछ और है, और आपसे पूछ रहा है कि विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉल, इस बॉल पे कितना विस्कस फोर्स लगेगा, विल बी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है। आप समझिए कि एक बॉल है जिसका मास m है, डेंसिटी d है, और उसको हम ग्लिसरीन में जब हम क्या करते हैं, ग्लिसरीन वाले कंटेनर में हम क्या करते हैं, फ्री फॉल करवाते हैं, तो कुछ देर के बाद उसका जो वेलोसिटी है आफ्टर सम टाइम उसका क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि वाटरफॉल होता है तो आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट एज सेम एज इन दिस प्रॉब्लम। अब आपको क्या निकालना है, इसका विस्कस फोर्स का वैल्यू। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है, इसमें बहुत कंसेप्ट का यूज होगा, तो दिस इज नॉट ए इजी प्रॉब्लम। अब ऐसा समझिए कि ये बॉल है आपका, अब इसको हम ग्लिसरीन में इस टाइप के लिक्विड में, तो ये आएगा, तो पहले आप देखेंगे कि इस पे फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में कौन लगेगा। तो अगर ये ग्लिसरीन में है तो ऊपर एक फोर्स लगेगा, बायोवेंस फोर्स, ऊपर विस्कस फोर्स जो इसका वेलोसिटी को क्या करता है, कम करता है। तो अगर रेन डायरेक्ट आपके सर पे गिरे तो क्या हो जाएगा, आपका सर फट जाएगा। तो इसमें एक विस्कस फोर्स लगता है, जो फोर्स इसके वेलोसिटी को कांस्टेंट करता है। कुछ टाइम के बाद इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, वरना हाइट बहुत ज़्यादा होने के वजह से अगर ये डायरेक्ट आपके सर पे गिरेगा तो आपका सर फट जाएगा। तो वही विस्कस फोर्स आपसे पूछा है, बस यहाँ पे ग्लिसरीन है जिसका डेंसिटी आपको d/2 दे दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि विस्कस फोर्स का वैल्यू बताइए। तो वैल्यू ऑफ विस्कस फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस बॉल। तो इसमें हम समझ रहते हैं कि इस पे ऊपर फोर्स लगेगा कौन सा, बायोवेंस फोर्स, जो कि हमेशा ऊपर लगता है, और विस्कस फोर्स जो कि इसका वेलोसिटी को कांस्टेंट करेगा आफ्टर सम टाइम। तो ऊपर लगने वाला फोर्स बायोवेंस फोर्स, और नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स। तो सिंपल सा बात है, बायोवेंस फोर्स का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, विस्कस फोर्स तो क्या होता है, ये तो बायोवेंस फोर्स होता है रॉ v rho g, ये होता है। अब क्या होगा, जब इसका डेंसिटी d/2 हो जाता है, तो एक तो होगा कि बॉल अगर यहाँ पे आता है तो बॉल में वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो चेंज क्या करेगा, रॉ क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम विच इज d/2। तो क्या होगा, चेंज क्या होगा, तो विस्कस फोर्स भी ऊपर लग रहा है, यानी कि फोर्स बायोवेंस फोर्स प्लस v विस्कस फोर्स दैट इज बैलेंस बाय mg अगेन। तो आपको चाहिए अगर विस्कस फोर्स तो क्या चाहिए, mg माइनस फोर्स बायोवेंस, तो ये आपका आ जाएगा। अगर आपको विस्कस फोर्स चाहिए तो mg माइनस ये। तो ध्यान से देखिए, अब जब ये कंटेनर में गया तो क्या क्या चेंज हुआ, वॉल्यूम तो वही रहेगा, रॉ डेंसिटी चेंज कर रहा है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो v तो v ही रहेगा, चेंज क्या करेगा,
तो चेंज आपका करेगा डेंसिटी, जो पहले डी था, यानी कि पहले अगर डी था तो वी जी डी होगा, और अब क्या हो जाएगा, वी तो वी ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और डी डी बाई टू हो जाएगा और जी हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, जो एम जी था वो क्या हो जाएगा, एम जी बाई टू हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से विस्कस फोर्स पहले एम जी और इसका क्या हो जाएगा, रॉ जी एच। अब ध्यान से देखिए, डेंसिटी क्या हो गया, हाफ हो गया। तो जैसा कि आपको पता है डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी के टर्म में अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है बट डेंसिटी क्या हो रहा है, डी बाई टू हो रहा है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डी बाई टू। तो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा, सिंपल सा बात है, वॉल्यूम वी ही रहेगा, ये आपका हो जाएगा एम जी बाई टू। तो अगर विस्कस फोर्स आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम जी बाई टू दैट इज एम जी बाई टू। तो ये आपका आ जाएगा विस्कस फोर्स, जो कि इस बॉल पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या होगा, और डेंसिटी क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू m बाई डी। तो ध्यान से देखिए, वेलोसिटी कांस्टेंट है बट डेंसिटी चेंज कर रहा है, तो मास को भी आधा होना पड़ेगा, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकता है। तो सॉरी, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट में डेंसिटी क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो मास को भी कितना होना पड़ेगा, हाफ होना पड़ेगा। तो जो पहले m था वो एम जी बाई टू हो जाएगा, तो यानी कि जो मास m था अब क्या हो जाएगा, m बाई टू। क्यों, क्योंकि डेंसिटी क्या हो गया, d बाई टू। तभी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, तो ये आपका mg बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ से विस्कस फोर्स का वैल्यू आ जाएगा